क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से घबराए हुए हैं और पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश में जुट गए हैं? ऐसा सवाल क्यों उठा? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत, रूस और चीन के बीच अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अभी जो कुछ सामने आया है उससे कहीं ज्यादा सुगबुगाहट अंदर खाने चल रही है। क्या इसी वजह से ट्रंप टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं? जैसे विक्टिम कार्ड खेला जाता है वैसे टैरिफ कार्ड, और दुनिया को झुकाने की लगातार कोशिश वो कर रहे हैं। किसी जमाने में अमेरिका हर मामले में नंबर 1 हुआ करता था, इसलिए उसे चौधरी कहा जाता था। किसी जमाने में जो अमेरिका बोल देता था वही पूरी दुनिया आखिरी लाइन मानकर उसके पीछे चलने लगती थी, इसीलिए उसकी चौधराहट का जलवा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा है भी नहीं। अमेरिका में चुनाव से पहले ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, बंद करवा देंगे। लेकिन अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं और रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब भी जारी है। ऐसे में ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस से तेल लेना बंद किया जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हम राष्ट्रहित से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल रूस पहुंच गए। वहीं अभी खबर यह भी आई है कि पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जा सकते हैं। इन तमाम खबरों से ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं, छटपटाहट उनकी देखी जा सकती है और वो जो कुछ नहीं कहना चाहते वो भी बक रहे हैं। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। विदेश नीति ही विदेश चली गई। जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देते हैं। हमें हर वक्त हम धमका रहे हैं और एक बार भी प्रधानमंत्री जी जवाब देने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा नाजुक दौर चल रहा है पूरी दुनिया के लिए। ऐसे में हमारे एनएसए का रूस दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और यह विश्व परिदृश्य में भारत के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? और देखो अनुराग, एक बात तो सच्चाई है कि भारत अभी प्रेशर में नहीं आने वाला अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 130 बिलियन डॉलर है। वो सबसे हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 87 बिलियन है और हमारा इंपोर्ट मात्र 41 बिलियन डॉलर। इसका मतलब हमारे पास 46 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस है और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उसको कम करना चाहते हैं और वो ये प्रेशर डाल रहे हैं भारत पे कि भाई आप हमारे से एनर्जी हमसे लें, ना कि रूस से लें, और हमारे से हथियार खरीदें। मगर भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि देखो, अगर आप हमारी तरफ उंगली उठा रहे हो कि हमने ऑयल लिया है रूस से, तो फिर आप यूरोप की तरफ देखें। यूरोप का 40% ऑयल और 30% गैस भी तो वहीं से आ रही थी अभी तक। और इसके साथ साथ अमेरिका 6 बिलियन डॉलर का ट्रेड अभी तक कर रहा है, जो उनको मालूम भी नहीं था। जब उसके साथ उससे पूछा गया किसी एक प्रकार रिपोर्टर ने कि उनके पास जो यूरेनियम है एक्सोफाइड, जो कि एक प्रकार उनके न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, वो लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, केमिकल लेते हैं, पैरानाइड लेते हैं। तो ये सच्चाई है, दो मात्र नहीं कर सकते, डबल चेहरा नहीं दिखा सकते। आपको ये समझना चाहिए कि भारत कोई पुश ओवर नहीं है कि भारत डर जाएगा, भारत दब जाएगा और आपसे कोई ट्रेड डील साइन कर लेगा और रूस से ऑयल लेना बंद करेगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अनुराग 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो हम साफ सुथरे शब्दों में बता चुके हैं कि हम
रूस से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एक तो सस्ता मिलता है, एक रूबल के उसमें मिलता है, ना कि डॉलर से। दूसरा, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रेशर में आके आपके हथियार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके हथियार एक तो कॉस्टली बहुत हैं। जो F-35 की बात हो रही है वो $100 मिलियन का है, और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं कर रहे। तो आप प्रेशर में करके भारत को दबाने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है वो बात बढ़ेगी नहीं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज बात हो रही है, मुझे लगता है वाया मीडिया एक हो सकता है, वो ये है कि भारत जो ऑयल है कुछ अमेरिका से खरीदे, और जो मिडिल ईस्ट से खरीदा, सऊदी अरेबिया, इराक से, यूएई से, उनसे कुछ कम कर दे। और क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका इसको खत्म करना चाहता, वो मुझे लगता हो सकता है। मगर जो एनएसए हमारे अभी गए हुए हैं, जो कि रूस में हैं और जो पुतिन से भी मिलेंगे, वो दर्शाता है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप 1971 के बाद हरदम बहुत एक प्रकार नजदीक रहे हैं। अभी भी भारत और रूस इकट्ठे खड़े हैं। एससीओ की मीटिंग के लिए अगर जाते हैं प्रधानमंत्री इस महीने के एंड में, तो मुझे लगता है वो पूरा गेम चेंजर होगा। और जो एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की, वो नहीं चलने वाली। और जिस प्रकार से उन्हें जापान में, कोरिया में, या किसी हद तक उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी दबाया है, भारत उससे दबेगा नहीं। हम चाहते फेयर डील, जो कि दोनों के लिए बैलेंस हो। ठीक है अनुराग। अश्विनी सिवाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बड़े नाखुश चेहरे के साथ बैठे हुए, मैं मानता हूं कि जो सवाल आपके मन में है उसके बाद आपके चेहरे पर खुशी नहीं होगी, लेकिन अश्विनी सिवाल जी ने जो तथ्य रखे उसके बाद कम से कम आपके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ जाना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं आया है। इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं पिछले 10-11 साल के साथ कि अमेरिका के साथ जिस तरीके की नजदीकियां एज अ पॉलिसी सरकार ने, मोदी सरकार ने रखी, हम उसके क्रिटिकल रहे हैं। हमारा मानना है कि अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल पावर है। इट हैज नेवर बीन अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, इट विल नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। आप ट्रेड जरूर करिए, आप बात जरूर करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जरूर रखिए, लेकिन जिस तरीके से चाइना को साइडलाइन करके, एवं रशिया को साइडलाइन करके, गल्फ की कंट्रीज को साइडलाइन करके, पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके, इजराइल को समर्थन दे करके यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, दैट फेल्ड। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बड़े क्लियरली देखा, मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को, नॉट अ सिंगल नेशन केम आउट कंप्लीटली इन योर सपोर्ट। सबने आतंकवाद की निंदा जरूर करी, लेकिन खुल करके कोई शस्त्रों और अस्त्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ भारत के साथ, और कहा नहीं कि हम तुम्हारे से कंधा के साथ कंधा। और यहां तक कि रशिया ने खुद भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ करी है। तो आप कहां खड़े हैं? ट्रंप साहब कुछ और क्लेम कर रहे हैं अपनी 29 मीटर। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, एक सुनिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या होता था, कई बार ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होगा, कि किसी से झगड़ा हो गया, तो मुमकिन है कि आपने अपने दोस्तों से कहा कि रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं निपट लूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, अगर आप अकेले निपट रहे हैं तो? नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर ने बार बार, राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया, 14 बार प्राइम मिनिस्टर ने जब डिस्कशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट में, 14 बार नेहरू का नाम लिया, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर? क्यों नहीं आ रहे हैं? नेहरू हमारे हैं, ट्रंप हमारा नहीं है। नेहरू हमारे हैं, ट्रंप हमारा नहीं। हम ट्रंप का नाम क्यों लेंगे? ना, हम ट्रंप का नाम क्यों लेंगे, बताइए? का नाम ले रहा है, अरे एक बात बताइए, आप भगवान का नाम लेते, भगवान आपका नाम लेता है क्या? मैं सही, अरे लॉजिकल बात कर रहा हूं, अब मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। ट्रंप हमारा नाम ले रहा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हमने कूटनीतिक भाषा में कह दिया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, एनफ, काफी है। नहीं, दैट इज नॉट एनफ। अगर वहां का राष्ट्रपति बार बार 29 प्रेस वार्ताओं में अलग अलग कह चुका है दैट ही इज इंस्ट्रूमेंटल, तो उसका उत्तर यहाँ के एक जूनियर अफसर को देने के बजाय, और अगर उत्तर देने के लिए डोवल साहब गए तो हैं, जिस रूस के साथ खड़े होने पर हम पर टैरिफ लगाने की बात है, उस रूस के साथ हम बात करने गए हैं, उस रूस के साथ। ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा संदेश है। ये जवाब नहीं है तो और क्या है विवेक जी? ये जवाब नहीं है तो और क्या है? हम अमेरिका के साथ आसिम मुनीर की तरह लंच या डिनर करने नहीं गए, हम अमेरिका के साथ डिनर, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर या लंच करने नहीं गए, हम पुतिन से मिलने गए हैं। आपको नहीं बुलाया सर, पुतिन ने तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ, तो आप रूस की बात ना करें। सब तो हर जगह तो आप आइसोलेटेड खड़े हैं।
पैलेस्टीन पे आप इसराइल के साथ खड़े हो गए अमेरिका को खुश करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की यूट्यूब की स्पीच आप सुनिए जरा जाकर के आज भी। ये तो मोहल्ले वाली गॉसिप हो गई सर। अब विवेक जी की आपके बारे में आपका पड़ोसी कुछ कहे और मैं कहूं कि अरे विवेक श्रीवास्तव जी का पड़ोसी ऐसे कह रहा है, विवेक जी कुछ बोल ही नहीं रहे, ये कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पूरा पार्लियामेंट, देश की जनता, प्रेस, मीडिया, पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसी कहा नहीं बोल रहे, आपने नहीं सुना वो अलग बात है। विवेक जी, जिस अंदाज में आप सुनना चाहते हैं, जिस फिल्मी अंदाज में आप सुनना चाहते हैं, वैसे थोड़े बोलेंगे। उन्होंने 2 बार कह दिया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। अब आप इसके मायने नहीं समझ रहे हैं तो कोई क्या करे बताइए? दीवार स्टाइल में बोले, अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोले प्रधानमंत्री, तब समझेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज अंडर प्रेशर ऑन द इशू ऑफ अडानी। वहां पे एक्शन हो सकता है, थ्रेट्स दिए गए हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर झुका हुआ है, शर्म की बात है। मैं खुद शर्मिंदा हूं, मेरे प्रधानमंत्री। ये शर्म की बात है कि आपको अपना प्राइम मिनिस्टर छिपा हुआ नजर आता है। दुनिया ताकत देख रही है उसकी, लेकिन आपको वो छिपा हुआ नजर आता है। मुझे नहीं दिख रही है ताकत। मुझको एक, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इट इज अ वेरी लूज वर्ड आई एम गोइंग टू यूज, मुझे एक नौटंकी दिखी जब हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार करके आप आए हैं और शर्मिंदगी में आज आप बैठे हुए हैं, जब उसने आपकी सुनी नहीं कहीं भी। अच्छा। और 29 टाइम्स आपको इंसल्ट किया है और आप बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर मोदी की नौटंकी है तो फिर ट्रंप की क्या है सर? वो हो ना हो उससे मुझे क्या मतलब? ट्रंप से आपको क्या मतलब? यही तो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप से हमको क्या मतलब? अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रंप को खारिज कर रहे हैं आप। जब मैं कह रहा हूं कि ट्रंप से हमको क्या मतलब, तो आप कह रहे नहीं, प्रधानमंत्री गायब है, ट्रंप 29 बार कह चुका है। अब जब मैं कह रहा हूं ट्रंप क्या है, तो आप कह रहे हैं ट्रंप से हमें क्या मतलब? यही तो मैं समझा रहा हूं सर पढ़े लिखे अंदाज में कि ट्रंप से हमें क्या मतलब। आ गए ना आप भी तो ये कह रहे हैं ट्रंप से हमें क्या मतलब? प्राइम मिनिस्टर को समझाइए जब कहते हैं अपनी। मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को क्यों समझाऊं? आपके अंदाज में कह रहा हूं, आप ही की लॉजिक से कह रहा हूं। हाँ। योर लॉजिक द प्राइम मिनिस्टर वाज रॉन्ग। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, ट्रंप से हमें क्या मतलब? जो मैं आपको समझा रहा था वो आपके जहन में पहले से है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, प्राइम मिनिस्टर को भी समझा दीजिए यही बात। प्राइम मिनिस्टर को क्या समझाने की जरूरत है? क्या अब विवेक श्रीवास्तव और अनुराग मुस्कान प्राइम मिनिस्टर को विदेश नीति समझाएंगे, कूटनीति समझाएंगे, राजनीति समझाएंगे? ना तो मैं राजनीति का खिलाड़ी हूं और ना आप अभी राजनीति में बहुत वास्तव, हम दोनों ही फेल हैं एक तरीके से। प्रधानमंत्री को समझाने के मामले में मैं और आप फेल हैं। राजनीति के तौर पे आप ज्यादा फेल हैं। मैं तो खैर राजनीति से मेरा मतलब नहीं है, फिर भी मैं चलिए आपको अपनी कैटेगरी में रख ले रहा हूं। बिल्कुल नहीं, आप पत्रकार हैं और आप नॉलेजेबल हैं, और पत्रकार और मीडिया का हमेशा फर्ज रहा है जहां गलती दिखे पॉइंट आउट करिए। की है सर, हमेशा की है। आप तो अक्सर डिबेट में रहते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। शाजिया इल्मी, सवाल यह है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो नौटंकी क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है कि वो छिपे हुए हैं? राहुल गांधी ने भी कहा कि ट्रंप छाती पे चढ़ा आ रहा है और प्रधानमंत्री उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति क्यों बन गई है? अरे इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? जो नौटंकी बाज होगा उसको हर चीज नौटंकी नजर आएगी। हाँ, उसका तो सुबह शाम का काम ही यही है। जो इंसान नौटंकी बाज है पेशेवर तौर पर, तो उसको नौटंकी हर चीज नजर आएगी ना, वो तो उनका नहीं। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ना तो राहुल गांधी को नौटंकी करते हैं, ना विवेक श्रीवास्तव को नौटंकी जवाब दे रही हूँ, ना मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौटंकी करते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, जो है उसको वैसी दुनिया नजर आती है ना। तो नौटंकीबाजों को नौटंकीबाजी नजर आएगी, क्योंकि उनका यही काम है सुबह शाम का, तो वो नजर आएगा। अब हम बात करते हैं काम की, और हम बात करते हैं देश की, बात करते हैं अपनी सरकार की, और बात करते हैं राष्ट्रीय हित की, जो सर्वोपरि है। ना किसी भी देश की कोई धमकी हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित देखा जाएगा। तो अगर अजीत डोवाल जी पहुंचे हुए हैं तो उनकी क्या मंशा है सब समझ सकते हैं। और इस बहुध्रुवीय पूरे आप देख रहे हैं जो डायनामिक्स हैं, ग्लोबल डायनामिक्स हैं, उसमें भारत की क्या जगह है वो भी आप देख सकते हैं। भारत किसी भी तरह के बुलिंग या इकोनॉमिक आर्थिक कोअर्जन ज़बरदस्ती के आगे झुकेगा नहीं। ना झुकेंगे हम, ना ही अपना सर मस्तक करेंगे। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे जो हमें सूट करता है। और इसको देखकर बाकायदा और भी देश हैं, ब्राज़ील और बाकायदा सल्यूट कर रहे हैं इंडिया को, जैसे कि हर एक भारतीय कर रहा है। हाँ, जो भारत के इंटरेस्ट के साथ नहीं है, जो राष्ट्र हित और भारतीयों के हित के साथ नहीं है, जाहिर है परेशान है। परेशान क्यों है? उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर आप सत्ता में नहीं हो, ये पूरी स्क्रिप्ट विपक्ष के लिए कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो क्या कहें, अनिल अंबानी और राफेल के रिश्ते को क्या कहें?
12 दिन की कंपनी को प्राइम मिनिस्टर ने खुद मार्केट करके कॉन्ट्रैक्ट। अरे कुछ भी कहिए आप कुछ भी कहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कहिए भाई साहब, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कहते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और चीखिए आप, और चीखिए भाई मेरे, और चीखिए, और झूठ बोलिए, और गंदगी कीजिए, और नौटंकीबाजी कीजिए, करते जाइए, खूब कीजिए, और जोर से बोलिए, और जोर से कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब, ताली बजाइए अब अपनी बात पर। बहुत अच्छी बात है, हो गई बात। अब बात करते हैं देश की। हो गई बात, हो गई आपका। अब बात करते हैं, अब फिर से देश की बात करते हैं और ट्रम्प टैरिफ और सैंक्शंस की बात करते हैं और एनएसए की प्रेजेंस रशिया की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, आप इनको करने दीजिए, आपको जो करना है गंदगी आप कीजिए, लेकिन हर एक भारतीय आज इनसे सवाल पूछेगा गिरेबान पकड़कर कि भाई जब देश की बात हो रही थी, जब भारत पर झुकाव दबाव था और जब इंडियन गवर्नमेंट जो थी बाकायदा और रास्ते और ऑल्टरनेटिव्स और बिल्कुल सर ऊंचा करके खड़ी हुई थी और दुनिया भर के विकल्प ढूंढ रही थी और बाकायदा जवाब दे रही थी, मुंह तोड़ जवाब, तब आप क्यों ट्रम्प के पिट्ठू बने हुए थे? तब आप जो अब तक चाइना रूस के पिट्ठू थे, लेफ्टिस्ट थे, अब कैसे कैपिटलिस्ट बन गए थे? आपने क्यों अपनी आइडियोलॉजी को इस तरह से आपने ऐसा झटक कर पलट दिया कि आप पुराने कम्युनिस्ट से ऐसे कैपिटलिस्ट हो गए कि ट्रम्प की बूट पॉलिश करने लगे? आपको क्या हो गया भाई? मोदी जी ने कहां पहुंचा दिया आपको? नरेंद्र मोदी जी की नफरत कहां ले गई आपको? क्या हुआ अंजाम इस नफरत का? आप वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम क्या हो गए? तुम ट्रम्प क्या हो गए? वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये तो देखिए मोदी जी जो कमाल कर रहे हैं, पूरा जो देश और दुनिया देख रही है वो तो है, लेकिन सब देख रहे हैं कि लेफ्टिस्ट की हालत क्या हो रही है, कि ट्रम्प की कैसी जबरदस्त तालियां और तारीफें कर रहे हैं और अमेरिका के ऐसे बने हुए गुलाम इस वक्त दुनिया देख रही है। बहुत अच्छी बात है विवेक जी, फुल मार्क्स और पलटी मारने के लिए फुल मार्क्स। शाहजी और विवेक हमारे साथ दीपक वोरा साहब भी मौजूद हैं। दीपक वोरा जी, इस देश की विदेश नीति पर बीइंग अ डिप्लोमेट आपकी बहुत शानदार और पैनी नजर रही है। मैं जानता हूं कि कोई सानी नहीं है आपका अगर हम विदेश नीति पर बात करें तो। अखिलेश यादव ने कहा है कि विदेश नीति जो है वो विदेश चली गई है। क्या ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने वाली स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है सर। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बहुत अच्छा, आवाज तो वैसे ही बुलंद रहती है। मैं बहुत दूर हूं आपसे और अगर आप इजाज़त दें कुछ कहना चाहता हूं। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। अभी मैंने मैडम शाजिया को सुना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, शी इज़ ब्रिलियंट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, साफ रूप से उन्होंने बताया। सर, विदेश नीति का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। विदेश नीति का मतलब होता है सर कि हम दूसरे देशों के साथ संबंध रखें जिसमें हमारा हित हो। हमारा भारत का हित क्या है? सुरक्षा और विकास। जहाँ से भी हमें ये दोस्ती मिलेगी हम इसे स्वीकार करते हैं। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें तेल सस्ते दामों पर बेचेंगे, अमेरिका बेचेगा, हम खरीदेंगे। चीन के पास अगर है, बेचेंगे, हम लेंगे। जो हमें चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट में हो सकता है, वो हम करते हैं। हमारी केवल एक ही आइडियोलॉजी है, चाणक्य की आइडियोलॉजी, नेशन फर्स्ट। सबसे पहले देश का हित, हम उसको फॉलो करते हैं। सर, तो मेरा मानना है कि अगर डोवाल साहब इस समय मॉस्को गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर उनकी मुलाकात पुतिन साहब से हो रही है, ये बेसिक जब हम लोग, मैंने 6 देशों में ये काम किया है सर, कि हम उस सरकार से पूछते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हो, फिर हम बताते हैं हम आपसे क्या चाहते हैं। ये जो तालमेल होता है ना सर, हम इसको फिर स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहना कि ये गलत है, ये सही है, ये आपकी अपनी पोजीशन है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट होने के तौर पर मैं कह सकता हूं सर कि हमारे इतिहास में, स्वाधीन भारत जिसको हम कहते हैं, उसके इतिहास में हमारी जो विदेश नीति इस समय है सर, 52 साल में मैंने ऐसी नहीं देखी है। पूरी दुनिया, ग्लोबल साउथ, 125 देश भारत को अपना नेता मानते हैं। स्पष्ट बताइए, सकारात्मक तरीके से ऐसी विदेश नीति 52 साल में नहीं देखी या नकारात्मक तरीके से? क्योंकि यहाँ मैंने नहीं देखी। हर स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है सर। मैं आपको इतना ही कहना और चाहता था सर कि कुछ लोग आलोचना करते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। सर, ये नहीं होता है। कौन से देश ने, भूल जाइए तुर्किस्तान और अज़रबैजान को, कौन से देश ने आलोचना की है भारत की? सर, किसने कहा है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना चाहिए था? सर,
जो कुछ हम डिप्लोमेसी में कहते हैं उसका बहुत महत्व होता है, जो नहीं कहते उसका ज़्यादा महत्व होता है। सो यू स्टैंड विद अस इन साइलेंस। शोर मचाने से कुछ नहीं होता सर डिप्लोमेसी में, मेगाफोन डिप्लोमेसी में हम यकीन नहीं करते, इसीलिए हमारी कूटनीति इतनी सक्सेसफुल है सर। मैं राहुल गांधी को लगातार इस मसले पर सुन रहा हूं दीपक जी। राहुल गांधी बहुत आगाह करने की स्थिति में है कि भाई देखना वो कहां दबाएगा, देखना वो कैसे दबाएगा, और साफ तौर पर उनका कहना है कि ट्रंप हमारी छाती पर चढ़ाया है और मोदी जी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपने भी फिल्में बहुत देखी होंगी, मैं यहाँ कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जब कोई हीरो विलन से लड़ता है तो आपने वो सीन देखा होगा जब विलन के गुंडे उसे मारने के लिए आते हैं और हीरो के साथ कुछ लोग होते हैं, वो भी आते हैं तो हीरो कहता नहीं रुको मैं अकेला काफी हूँ, मैं निपट लूंगा। तो सर वो हीरो होता है जिसे और किसी की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे साथ कोई देश नहीं है और वो भी हमारी मर्जी से, अभी ये नहीं हुआ है कि हमने किसी को पुकारा और कोई ना आया हो, तो फिर कैसे ये आकलन आपने कर लिया कि हम पूरी दुनिया में अकेले पड़े हुए हैं और कोई हमारे साथ नहीं? अनुराग भाई, आपने कहा फिल्मी डायलॉग से देश नहीं चलता, फिल्मी डायलॉग की बात करी। डायलॉग की तो मैंने बात ही नहीं की, सिचुएशन हाँ, सिचुएशन की बात तो है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, वो अकेले संसद भवन में कहते थे एक अकेला सब पे भारी। हाँ ठीक बात तो है ना? हाँ। तो फिल्मी डायलॉग ही नहीं, फिल्मी डायलॉग नहीं है। मुझे नहीं पता दीपक झा आपकी कितनी झगड़े और लड़ाइयां हुई हैं कॉलेज स्कूल टाइम में, तो मुझे लगता है कि आपका बाहुबल देखकर, आपकी पर्सनैलिटी देखकर मुझे भी लगता है कि दीपक झा अकेले काफी है। तो सुनिए, नहीं है क्या आप नहीं है अकेले काफी? सुन लीजिए, आप हैं या नहीं काफी? देखिए मैं या आपको जरूरत है, अगर आपका झगड़ा हो जाए तो आपको अनुराग मुस्कान की जरूरत है या आप अकेले काफी? मैं चाहूंगा, बताइए ना। नहीं देखिए व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत कैसी बात कर रहे हैं? मैं कोई व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा आप पर, मैं तो यहाँ आपके बाहुबल का प्रदर्शन कर रहा हूँ, सुनिए, बखान कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की जरूरत है। अगर अनुराग मुस्कान मेरे साथ खड़े होंगे, मैं मौजू पर बोलना चाहूंगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुराग मुस्कान को मैं साथ लेके चलूंगा, बिल्कुल लेके चलूंगा। बात यह है कि ये भारत का अपमान है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है, भारतीय जनता का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। हमें क्या लेना देना उस चाचा चौधरी ट्रंप से? भाई कौन है ट्रंप? हमें नहीं कहना है कि भाई ट्रंप को मारो, ट्रंप हमें क्यों। नरेंद्र मोदी जी, तो राहुल गांधी तो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रंप बोलिए, ट्रंप झूठ बोल रहा है। जब हम ट्रंप को कुछ मानते नहीं तो उसके बयान को भी हम सब मानते हैं ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन जो मानते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो बहुत ट्रंप की मानते हैं। पिछले टेन्योर की बात है सर, आप कहां कितने साल पुरानी बात? अच्छा खुद बताइए, अब की बार ट्रंप सरकार कितने साल पुराना, कितने साल पुराना डायलॉग? 1950 में अभी नेहरू जी ने क्या किया उसको तो गाली देते हैं। सुनिए, उसके बाद बाइडेन आ गए, गाली देते हैं, इंदिरा जी को गाली देते हैं, राजीव गांधी, मोदी जी बाकायदा सेनेट गए। आप ही की बात, ये जो बात आप कह रही है वही कह रहा हूं। देखिए बात ट्रंप की नहीं है, बात भारत के अस्मिता की है, भारत के अस्तित्व की है, भारत के स्वाभिमान की है, भारत के संविधान की है, भारत के 140 करोड़ लोगों की है। और 140 करोड़ लोगों के बीच में जो चाचा चौधरी बनने आएगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, वो उसको एक ही भाषा में जवाब देना चाहिए। सरकार कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, और सामने देश कोई भी हो, जवाब एक ही होना चाहिए। शत्रु छोटा या बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को जैसे आप ट्रीट करिए वैसे अमेरिका को ट्रीट करिए, लेकिन ये व्यापारिक रिश्ते हैं। व्यापार हमारे देश के, हमारे जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उनके हितों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से जो सामान जा रहा है, जो आ रहा है, उसका भी आपको हित में रखना पड़ेगा, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। ट्रंप ने 30-32 बार से अधिक बोल दिया है, बात उसकी है। हम चुपचाप मौन खड़े हैं, ये हमारी ताकत है या हमारी कमजोरी है? देश की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का आखिर वो दोस्त इतना नालायक कैसे होगा, इतना बेवफा कैसे होगा कि 32 बार आ रहा, या कि ट्रंप की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, या ट्रंप का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। दो में से एक बात तो है। ये तो साफ जाहिर है, आपने दो ऑप्शन रखे, उसमें से ए सही आंसर है। तो मैं वही कह रहा हूं, ट्रंप की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, सीधी सी बात है। जिस तरीके की बातें वो कर रहा है, तो ट्रंप की अगर मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है तो भी दुनिया के लिए कहते हैं ना, पागल आती है तो दौड़ता तो दो चार को लपेट ही लेता है। फिल्मी डायलॉग की आप बात कर रहे थे। अच्छा, पागल हाथी की आपने बात की, मुझे याद आया कहावत, आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई पागल हाथी। एक हाथी पर एक कहावत और है कि हाथी चले अपनी चाल, उससे आगे की मैं नहीं बोलूंगा। तो अगर वो हाथी अपनी चाल चल रहा है, आप कहना हम हाथी हैं, हम अपनी चाल चल रहे हैं, तो आप पागल हाथी तो नहीं है ना? हम पागल हाथी कैसे? पागल हाथी तो नहीं। अगर हम पागल हाथी होते
तो आज हम अपने स्वदेशी हथियारों से अपने दुश्मन की बोलती बंद कर पाते? देखिए, स्वदेशी हथियारों की जब आप बात करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा आपने कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लगाई हैं। हाँ। आप एक गाली तो देना, फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा। हाँ। फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि 2014 से पहले संसद भवन में तब के रक्षा मंत्री ने ये रोना रोया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हथियार खरीद पाए। ये भी बताना पड़ेगा। देखिए, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब आज आप भारत दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, फिर भी एक आदमी आगे आता है आपको 32 बार आंख दिखा के चला जाता है। अभी तो आपने कहा वो आदमी मानसिक रूप से मैं ठीक नहीं उसकी है। बात नहीं कर अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्या लेना देना। अब फिर उस आदमी को जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो जिसका मानसिक संतुलन खो चुका है, उसको आप आइडियल क्यों बना रहे हैं? अनुराग जी, आप उसको क्यों भाजपा का चाचा बना रहे हैं? हमने कब भाजपा का चाचा बनाया? आप इतना क्यों बचा रहे हैं? हमने तो उसे कांग्रेस का ताऊ, भाजपा का चाचा कुछ नहीं बनाना। आप सवाल कर लिए, जवाब सुनिए। बात यह है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भारत की जो इस समय विदेश नीति है, सबके गले लगने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया आपके गले पड़ गई है। पूरी दुनिया में आप अलग थलग खड़े हो चुके हैं। रूस भी, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो रूस पाकिस्तान के साथ जाके ट्रेड डील कर रहा था। तो बात यह है कि हमारा एक दोस्त था, रूस पे पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को यकीन था, लेकिन आज उसके साथ भी रिश्ता डगमगाया है। उसके हालात, उसके कारण क्या है? शाजिया का जवाब इस पर दीपक झा पॉलिटिकल हो जाएगा। अनंत विजय का भी आप बायस्ड मानते जवाब कि भाई वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों का आकलन हम नहीं मानते। लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि मैं इस बात का जवाब दीपक वोरा साहब से लूं। दीपक वोरा साहब, क्या दीपक झा ठीक कह रहे हैं? आपने जिस बात पर डिनाई किया कि आज पूरे अलग थलग पड़ चुके हैं हम पूरी दुनिया में, रूस भी जो है वो डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका भी डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ, भारत को क्या मिला? गलबैयां डालने से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि सब हमारे गले पड़े हुए हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया के देश। मुझे नहीं मालूम कौन सी कूटनीति इन्होंने पढ़ी है या सीखी है। मुझे 52 साल हो गए हैं सर। आई हैव नो आइडिया। मैं इतना बता देता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जंग चल रहा था, चीन उस समय पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन हमारे साथ भी बात कर रहा था कि हम रिश्ते नॉर्मल करना चाहते। वो क्यों कर रहा था? वो पाकिस्तान की हार थी या चीन की हार थी? रूस हमसे बात कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। चाणक्य ने क्या कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। उसने ये कहीं नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो मेरा दुश्मन भी है। अगर मेरे संबंध रूस के साथ हैं तो रूस यूक्रेन के सब, मुझे खत्म करने नहीं दीजिएगा सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। मेरे को ये कहने दीजिए, हमारे संबंध रूस के साथ वो आपस में भिड़ रहे हैं। सोवियत संघ के टाइम में सोवियत संघ के साथ है, आज रूस के साथ है, अमेरिका के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है। सभी देशों के साथ हमारे संबंध रहते हैं सर। ये ताकत है भारत की कूटनीति की। हमारा दुश्मन जो है, अगर अपने आप को कह दे मैं भारत का दुश्मन हूं, हम किसी को जान के अपना दुश्मन नहीं बनाते। आपको बताया सर, 125 देश ग्लोबल साउथ में है। जब वैक्सीन का ये शुरू हुआ था, जनरल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस समय चीन के बॉर्डर पर भी हमारी स्थिति कितनी मजबूत है। सर 150 देशों को तो फ्री वैक्सीन हमने दी थी सर। ये सब भारत मानते हैं कि भारत वाकई ही उनका मित्र है। तो ये कहना कि हम अकेले रह गए हैं सर, ये चीजें शायद कूटनीति में, मैंने तो डिप्लोमेसी में ये नहीं सीखा है सर। मुझे बहुत साल हो गए हैं और बहुत से लीडर्स से मैं बात करता हूं, वो सब एक ही चीज कहते हैं, भारत हमारा एक्चुअल फ्रेंड है। इंडिया हेल्प्स एवरीबॉडी। भारत को कोई फायदा हो ना हो, ये श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल है। हम लोग आभार नहीं ढूंढते हैं। मैं दीपक आता हूं। एक बार सबके पास हो लूं। स्काइप का भी प्रॉब्लम रहता है। चाणक्य को बहुत कोट करे थे, तो चाणक्य ने भी ये भी कहा है, दीर्घ सूत्री विनश्यति। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों के बारे में कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आप 52 सालों की डिप्लोमेसी कहते हैं, आपका सम्मान है, स्वागत है। तो क्या आप बताइए कि 52 सालों में आप 42 साल डिप्लोमेसी भारत की कूटनीति फेल थे, या आप अभी पिछले 10 सालों की बात करते? तो कृपया ऐसा दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड आप ना अपनाएं। भारत की बात करिए तो 52 सालों की बात करिए, 75 सालों की बात करिए। 52 साल से मैं डिप्लोमेसी देख रहा हूं। जो भारत की डिप्लोमेसी रही है पूरी दुनिया के लिए, वैसी डिप्लोमेसी किसी देश की नहीं रही। पिछले 10 सालों में जो भारत की डिप्लोमेसी है वो धरातल में क्यों जा रही है? कहां, किसने कहा धरातल में जा रही है? अरे भाई, आपके आकलन को वेरीफाई थोड़ी कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 2024 अप्रैल से लेकर 2025 अप्रैल तक भारत ने अमेरिका के साथ लगभग 32,300 हजार करोड़ रुपए का ऑयल सौदा करता है। 2023 से 2024 में 16,000 करोड़ के आसपास का था। तो जस्ट डबल हो गया पिछले 1 सालों में। फिर भी
टैरिफ की मार क्यों पड़ रही है हमको? बताता हूं जवाब तो क्यों पड़ देना रही है। पड़ेगा। आपको ये विश्वास दिलाने के लिए टैरिफ टैरिफ, सुनिए आपको ये विश्वास दिलाने के लिए टैरिफ की मार पड़ रही है कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया। हम अगर झुके होते तो हम पर टैरिफ नहीं लगा होता। ये इस देश की विपक्षी पार्टियों को विश्वास दिलाने के लिए भी बहुत जरूरी था कि ट्रंप हमको सजा देने की बात कहे। अगर हमने उसकी बात मानी होती तो आज वो हम पर टैरिफ नहीं लगा रहा होता, हम पर इनाम बरसा रहा होता। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पंकज शर्मा जी का आप अपना मापदंड नहीं, ये मापदंड नहीं है। देश के साथ है, भाजपा के साथ है। मैं देश के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं। दीपक झा अगर आप देश के साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं। अगर शाहजी भी देश के साथ हैं, उनके साथ हूं। मैं हर उस शख्स के साथ हूं जो देश हित सर्वोपरि अगर मानता आप है। देश के साथ हैं तो सरकार से सवाल करिए। सरकार से, अरे भाई साहब, सरकार से सवाल, देखिए सुनिए, अच्छा मैं सरकार से सवाल करता हूं और मेरा यही पेशा है, लेकिन सवाल यह है कि मैं सरकार से सवाल करने के नाम पर गलत आंकड़े, गलत बयानी नहीं करता कि चीन ने, सुनिए बता रहा हूं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, फिर कभी बोला 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, फिर एक बार बोला 4000 वर्ग। ये सवाल पूछना नहीं है, ये फेक न्यूज फैलाना है। ये सुनिए, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, ये नहीं कहता कि अरुण जेटली मुझे धमकाने आए थे जो इस दुनिया में थे ही नहीं। मतलब 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ और राहुल गांधी कहते हैं 2019 में अरुण जेटली धमकाने आए थे 2020 में, जबकि 19 में उनका देहांत हो गया था। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछता हूं, मैं फेक न्यूज नहीं फैलाता। फेक न्यूज फैलाने को सवाल पूछना नहीं कहता। अनुराग भाई ये भी कहिए 1960 में सरदार पटेल जिंदा नहीं थे। अब मुझे बोले ना 1960 मैं आ जाऊंगा उस मुद्दे पर भी आ जाऊंगा। पंकज शर्मा बहुत देर से अपनी बारी के, एक मिनट रुकिए, आज के मुद्दे पर है। देखिए आपकी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों पर नहीं आऊंगा मैं फेक न्यूज फैलाने और सवाल पूछने का फर्क बता रहा था, इसलिए मैंने रेफरेंसेस दिए। ठीक है, पंकज शर्मा राहुल गांधी जी को टारगेट करेंगे। नहीं, टारगेट राहुल गांधी, टारगेट किसी को भी करे, मैं राहुल गांधी को झूठ बोलने पर भी टारगेट ना करूं। कितने वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर, एक आंकड़ा दीजिए, एक आंकड़ा दीजिए। भारत की आबादी 600 करोड़ ऐसे बकर बकर बोलने से नहीं चलेगा। आंकड़ा, एक आंकड़ा दीजिए ना, कितने वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली है, एक आंकड़ा। 2000, 4000, 4200 कितना। और जब लद्दाख का वीडियो सुप्रिया शिनेत, सुनिए, पोस्ट करती है तो उसमें 5-6 किलोमीटर की बात आती है। अनुराग भाई गलवान कैसे हो गया फिर? अरे गलवान कैसे हो उसके गया? लिए यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, क्या बाहर अरे तो फिर 61 कैसे हो गया, 71 कैसे हो गया, 42 कैसे हो गया, तमाम सारी चीजें आएंगी साथ में। मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं, रुकिए, सारा झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, जुमलेबाजी करने का अधिकार सिर्फ भाजपा को है। अगर कोई दूसरे किसी ने गलतीवश कुछ बोल दिया तो उसको आप टारगेट करेंगे, ये आपकी बात है। गलतीवश किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कमाल है, राहुल गांधी गलतीवश गलत बोल। अच्छा आप चुप हो जाइए। पंकज शर्मा, अब सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि ट्रंप ने 29 बार कहा, 31 बार कहा मैंने सीज फायर करवाया, तो ट्रंप के दबाव में यह सीज फायर हुआ। हालांकि ना हमारी सेना ना हमारे देश की सरकार ने कहा सीज फायर हुआ, फिर भी अगर ट्रंप ने कहा सीज फायर हुआ तो विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया। सवाल यह है कि आज ट्रंप कहता है कि अगर भारत रूस के साथ खड़ा होगा तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, और हम रूस के साथ खड़े हमारे एनएसए वहां पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यह क्या दर्शाता है कि हम ताकतवर हुए हैं, ट्रंप से नहीं डरते, अमेरिका से नहीं डरते। और सबसे बड़ा संदेश यह कि हमने वाकई में उसकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और ट्रंप झूठ बोल रहा है। क्या यह साबित नहीं होता? जी 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो मसला है ये अमेरिका और भारत के बीच का मसला नहीं है, ये दो व्यक्तियों के बीच का मसला है जी। ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी के बीच का मसला है। अगर ये दो देशों के बीच का मसला होता तो ट्रंप जिस तरह की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, पूरा विपक्ष मजबूती से उनके खिलाफ खड़ा होता। लेकिन ये जो मिसहैंडलिंग है नरेंद्र भाई मोदी की है, और उसकी वजह से पूरा देश भुगत रहा है। अपने जिस जिगरी दोस्त के गले लिपटने को हमारे नरेंद्र भाई की आतुरता का ये हाल था कि 11 साल में 10 बार अमेरिका हो आए, की बार का नारा लगा लगा के अपना गला बैठा लिया। मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के जिस ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्ती अपना लंगोटिया मित्र घोषित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, अब वो उनके नहीं पाकिस्तान के साथ है और रोज भारत को धमका रहा है। देखिए शुरू से सब लोग कहते हैं, और दीपक बोरा जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो विदेशी राजनय है वो कोई रूमानियत का विषय नहीं है। विदेशी राजनय के आयाम बहुत पेचीदा होते हैं। वो तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों की तजुर्बेकार सरकारें थी
कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जो उबड़ खाबड़ रहा है उस पर भारत के संतुलन को कभी डगमगाने नहीं दिया। लेकिन पिछले 11 साल में हर मामले में वो हल्ले का प्रहसन आयोजित करने और चिल्लकों की सियासत करने वाले हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने ऐसे हालात कर दिए कि आज ईमानदारी की बात यह है, गोरा जी माने न माने, कि कोई हमारे साथ नहीं है, न हमारे पड़ोसी हमारे साथ हैं, न एशिया का कोई देश, न अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया का कोई ऐसा प्रमुख बताइए जो आज भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये बाकी देशों की तरह अमेरिका का पट्टा भी नहीं पहना है हमने, बाकी देशों की तरह अमेरिका का पट्टा भी नहीं पहना है। अब मुझे लगता है कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम बाकी देशों को अपना पट्टा पहनाएं, और इस स्थिति के लिए जरूरी नहीं है कि कोई देश हमारे साथ खड़ा हो, बल्कि हमें इतना ताकतवर होना चाहिए कि हम जिसको इशारा करें वो हमारे साथ आ जाए। जो अब तक चौधराहट अमेरिका की चलती थी, क्यों नहीं आप चाहते कि वो हिंदुस्तान की चले, भारत की चले? 2017 से 2021 तक कौन किसका पट्टा पहन के बैठा हुआ था सबने देखा है। इस साल 20 जनवरी से लेके अभी 2 महीने पहले तक कौन किसका पट्टा पहन के बैठा हुआ है ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। पट्टे की बात मत करिए, भारत ने कभी किसी का पट्टा नहीं पहना और न पहनेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये मसला 2 व्यक्तियों के बीच अहम के टकराव का मसला है। 11 साल से एक फकीर राज कर रहा है इस देश पर और उसके पास एक झोला है जिसे कभी भी उठाकर चल देने की धमकी उसने दी थी, लेकिन फिर चुनावी तिलिस्म के फेविकोल से उस झोले को हर बार सिंहासन पर इस तरह चिपकाने का काम किया कि बुद्ध कौन थे सर? बुद्ध के पास कितनी दौलत थी? लेकिन वही गौतम बुद्ध कौन थे और गौतम बुद्ध के पास कितनी दौलत थी? मतलब आप कह रहे हैं कि ये फकीरी तो नकली है। अच्छा, ये घोषित की गई थी कि मैं तो फकीर हूं, हम तो फकीर हैं भाई, हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे, चल देंगे। ठीक है, सियासत ने 11 साल में देश की ये स्थिति बनाई है। आप एक बात बताइए अनुराग जी, जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन बना था, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना था। ये मिशन औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से 31 मार्च 2025 को संपन्न हो गया है। आपको अपने आसपास कहीं कोई स्मार्ट सिटी दिख रही है? ये मैं बता रहा हूं कि ये जुमलेबाजी का जो 1 दशक है उसमें भारत का घर के भीतर, घर के बाहर, वैश्विक मंच पर कितना नुकसान हुआ है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। शाजिया, गंभीर आरोप। अरे किसके आरोप? कौन गंभीर आरोप? कौन सुन रहा है इनकी? नहीं, क्या अरे इनकी वरिष्ठ समझ पत्रकार है? हैं, उनका एक आकलन है। हम राहुल गांधी, नहीं मुझे बोलने दीजिए। नहीं आपने सवाल पूछा है। नहीं आपने मुझसे सवाल पूछा है। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए, क्या तरीका है? अरे क्या तरीका है, मुझे जवाब देने दीजिए। ये क्या तरीका, मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया अभी। अरे मैं बोल तो लूं अपनी बात को। अरे भाई मैं अपनी बात को बोल तो लूं, मैं अपनी बात को बोल तो लूं, मैंने शुरू भी नहीं किया बोलना। अरे मैं बोल तो लूं अपनी बात को, आपने अभी भी तो सवाल पूछा है मुझसे। आप मुझसे, मैं एंकर साहब से कहूंगी जो फिर से बार-बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। एंकर महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप चाहते हैं इन बातों को गंभीरता से लिया जाए? हम ऐसे शख्स को सीरियसली और संजीदगी से लें जो अमेरिका में जाकर कहता है कि भारत में हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है। हम एक ऐसे इंसान को सीरियसली और गंभीरता से लें जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ना सिर्फ डांटता है, डपटता है, बल्कि पूछता है कि कैसे कोई ट्रू भारतीय, कोई ट्रू इंडियन जो है ऐसी बात कैसे कह सकता है? फिर कोई बोल रहा है बीच में। आप एंकर हैं, आप बोलने तो अच्छा बात सुन लीजिए। मुनमुना रहा है पीछे से, कोई मुनमुन ना कीजिए भाई साहब। सुनिए, नहीं गुनगुनाइएगा बाद में। ठीक है, डिबेट मत बिगाड़िए सर, अभी भौरे ना बनिए आप, फिर ना आपकी आवाज आती है ना भौरे, गुनगुनाइएगा। शाजिया की बात खत्म हो जाए, फिर अनंत विजय के बाद में आपके पास, क्योंकि बार-बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे इंसान को कौन सीरियसली लेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट डपटता है, जो पेगासस की बात करता है से पार्लियामेंट सेशन में, फिर अपने फोन पे पेगासस है कि नहीं उसकी बात को लेकर डर के मारे भाग जाता है, जो चौकीदार चोर है कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से लताड़ा जाता है।
है, वो इंसान जो बार बार बात करता है राफेल में किसी तरह की गलत डील हुई है या कुछ किसी तरह की मुनाफाखोरी हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। वो इंसान जो 80 से ज्यादा इलेक्शन हार चुका है, बल्कि 90, आप चाहते उनकी बात को मैं गंभीरता से लूं, क्यों लूं? मैं तो बात करूंगी अपने देश की और अपने विदेश नीति की, जो निर्भीक है, जो निर्णायक है, जो राष्ट्रहित की बात करता है। हम लेंगे तेल जो हमारी जनता के लिए उचित भाव में तेल मिलेगा, जिससे हमारी जनता, जिसमें ठीक है शाजिया, मैं लौटता हूं। अनंत विजय हमारे साथ है। अनंत विजय शामिल है, यहाँ उचित दामों में मिलेगा, वहां से तेल लेंगे। ठीक है, ये है हमारी नीति। अनंत विजय, यहाँ पर पंकज झा, विवेक श्रीवास्तव सभी ये पूछना चाहते हैं, पंकज शर्मा भी ये पूछना चाहते हैं कि ट्रंप का इलाज कैसे करेंगे। यानी कि इनको ये नहीं लगता कि अगर हमारे एनएसए जाकर पुतिन से मिल रहे हैं तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी डिफीट है, कि हम ये ट्रंप को ही जवाब दे रहे हैं, कि ये हमने पहला स्टेप उठा लिया है ट्रंप को पटखनी देने के लिए। क्या जरूरी है कि ट्रंप को जवाब देने के लिए ट्रंप से ही तू मैं की जाए? और पंकज शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि ये दो देशों का मामला नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी के बीच का मामला है। अनुराग जी, मैंने 40 मिनट तक लगभग सबको बहुत धैर्यपूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे जी। अभी डिप्लोमेसी पे बात हो रही थी और मैं सुन रहा था, सबको बड़े हिलेरियस कमेंट्स आ रहे थे। कोई कह रहा था, अब आश्चर्य तो इस बात पर भी होता है कि कम्युनिस्ट को भी अब इस बात से दिक्कत है कि भारत रूस के पास क्यों चला गया, भारत रूस से क्यों दोस्ती कर रहा है। अब कबूतर उड़ाने वाली डिप्लोमेसी का युग समाप्त हो गया। ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब तक हम कबूतर उड़ाते थे और डिप्लोमेसी बलून उड़ा के और डिप्लोमेसी कर लेते थे, वो समय खत्म हो गया। अब एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप का समय खत्म हो गया। जो लोग अभी बड़ी बड़ी बातें डिप्लोमेसी की कर रहे थे और कह रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों के बीच का मामला, उनको जरा लूला के ट्वीट को देखना चाहिए, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। उनको ट्रंप ने फ्राइडे को कहा, माई फोन इज ओपन, ही कैन कॉल एनी टाइम। लूला ने क्या जवाब दिया पता अनुराग जी? उन्होंने कहा कि आई विल नॉट कॉल ट्रम्प, रादर आई विल कॉल टू मिस्टर मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये डिप्लोमेसी है। इसको, वो ब्रिक्स का मेंबर है, वो ब्राजील में रियो दे जेनेरो में अभी जो फेस्टिवल होने वाला है कॉप्स का, उसमें सब लोग जाने वाले हैं। वहां उसने कहा कि ट्रंप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एजुकेशन। अरे कितने लोग उनको क्या कह रहे हैं, आप लोग आंखें खोल के देखो तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात बड़ी बड़ी यहाँ बैठ के कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि वर्ल्ड लेवल पर क्या राजनीति हो रही है, यूरोपियन यूनियन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से गैस उसकी हो रहा है। टोकिए मत विवेक जी, आवाज स्पष्ट नहीं आएगी। दोनों आप दोनों स्काइप पर हैं, स्काइप पर दो आवाजें एक साथ नहीं आ सकती सर। विवेक श्रीवास्तव तथाकथित रूप से जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है किसी ने। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इनके छात्र अगर देखते होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि इनको किस तरह की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो जो जमाना था जिसमें मल्टीपोल, अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड था ना, उसके बाद दो देश बने जिसके तरफ सारे लोग जाते थे। अब आप भूल गए, अब आप मोदी के गले में पट्टा और ये तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा तो देख लीजिए कि इंदिरा गांधी ने क्या पत्र लिखे थे अमेरिका को, नेहरू जी ने क्या पत्र लिखे थे अमेरिका को। मैं उन पर नहीं जाता, वो दोनों देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने तरीके से देश चलाया। नरेंद्र मोदी अपने तरीके से देश चला रहे हैं। दीपक झा, मुझे मालूम था आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने ये भी कह दिया कि वो चाहते हैं पढ़ के बताइए, देश को बताइए, पढ़ के बताइए ना, पढ़ के बता दीजिए। वो जाके आप देख लो सारा डिक्लासिफाइड है। मैं आपको भेज दूंगा, ये समय अभी उसका नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं अनुराग जी कि डिप्लोमेसी पर बात करने के लिए अगर दीपक बोरा जी पर आप आरोप लगाएंगे तो आपको डिप्लोमेसी का क ख ग नहीं पता है। आप डिप्लोमेसी में कह रहे हो कि भारत अकेला पड़ गया। अरे थोड़ा तो पढ़ लिया करो भाई साहब, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस ब्राजील कैसे रिएक्ट कर रहा है, दूसरे देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपको बस एक तुर्की याद है कि तुर्की ने, अरे कुछ नहीं देख रहे विवेक श्रीवास्तव, आपको ABC नहीं पता इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। मैं तो आपको सुन के हैरान हूं इस वक्त कि आपको कुछ पता होता नहीं, आए बाएं साएं बैठ के बोलते रहते हो। मुझे लगता है कि अच्छा, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के प्रोफेसर के तौर पर नहीं बैठे, लेफ्ट के नेता के तौर पर बैठे भाई। वो आपको ये नहीं भूलना चाहिए अनंत विजय कि वो लेफ्ट के नेता के तौर पर बैठे हैं यहाँ पर। अरे तो क्यों लेफ्ट को इतना एक्सपोज करते हैं लगातार? लेफ्ट तो ऑलरेडी एक्सपोज है। ट्रंप के साथ दोस्ती थी 10 साल, आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं?
प्राइम मिनिस्टर, अरे जो समय की मांग होती है भाई, सुनिए, उत्तेजित होने से देखिए, if you don't have any facts, you will, उसको कोर्टों में घसीटा जा रहा है ईडी की। अरे आपके कहने से नहीं बोलूंगा, जिस तरह नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के कहने से नहीं बोल रहे, आपके कहने से इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा अपना अध्ययन है, मैं उसके आधार पर बोलता हूं। आपके गुस्से से, आपके क्रोध से इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं चलता। आपको आपकी उपयोगिता चैनलों पर इतनी रह गई है विवेक जी, आपकी उपयोगिता चैनलों पर इतनी रह गई है कि आप माए बोलेंगे और लोग आपको बुलाएंगे। तो धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मैं आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, आप बेवजह बोले जा रहे हैं, आपके में कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य ईडी की चार्जशीट पे आपका क्या कहना है? ईडी की चार्जशीट कहां से आ गई? ईडी की चार्जशीट कहां से आ गई? अभी विवेक से मेरे सामने सड़क पर गड्ढा है, उस पर आपका क्या कहना है? कि आप बात करोगे आम तो वो बात करेंगे इमली, बिकॉज़ दे डोंट नो अबाउट आम, तो आम पर पता होता नहीं, वो इमली की बात करने लगेंगे। जब आप इमली पे बात करने 40 मिनट तक अनंत विजय किसी के बीच में नहीं बोले भाई। चाहिए तो ये था कि उनके बीच में कोई ना बोलता। अनंत विजय बात पूरी कीजिए, फिर मैं शिवाजी पे जाता हूं। अश्विनी शिवाजी सिर्फ इतना कह रहा हूं अनुराग जी, अब ये लोग चुप होंगे नहीं। कम्युनिस्टों की ये बड़ी पुरानी दिक्कत है कि आप आम पे बात करोगे वो इमली पे चले जाएंगे, आप इमली पे जाओगे वो नाशपाती पे चले जाएंगे। भाव भंगिमा ऐसे क्रोध का क्यों बना रहे हो भाई? जाना होता है जापान, पहुंच जाते हैं चीन। अच्छा, आजकल तो चीन भी नहीं जा रहे हैं, दिक्कत ये है कि आजकल अमेरिका जा रहे हैं ये लोग। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ विवेक जी, हमने हमेशा कहा विवेक जी, वो कॉलोनियल, वो साम्राज्यवादी, वो सही नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने जो 11 साल इस सरकार ने किया है उसको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। ऐसा लग रहा है सब कुछ इस सरकार ने आप ही के साथ किया है। आपका गुस्सा देखकर लग रहा है विवेक जी कि 11 साल से इस सरकार ने जो कुछ भी बुरा किया है वो आप ही के साथ किया है व्यक्तिगत तौर पर। अश्विनी सिवाल जी के पास आता हूं। अश्विनी सिवाल जी आता हूं, विवेक जी आता हूं। अश्विनी सिवाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को ये शंका है, ट्रंप का ये कहना, बल्कि ट्रंप का ये आरोप है, सुनिए, ट्रंप का ये आरोप है कि भारत ये जो तेल ले रहा है रूस से, ये इस बहाने रूस की फंडिंग कर रहा है युद्ध के लिए। ये आरोप है ट्रंप का, और इसीलिए वो टैरिफ का जुर्माना लगाने की बात कर रहा है। ये कितना लॉजिकल? देखो अनुराग, ये समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि ये भारत नहीं ले रहा, चीन तो ले ही रहा है। यूरोप सबसे ज्यादा ऑयल और गैस जो है वो अभी भी रूस से खरीद रहा है। और इस बात को अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जब 2018 में JCPO से बाहर निकला था अमेरिका, जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान डील थी, उसने काटसा लगा दिया था, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं। हम उस टाइम ईरान से 28% तेल लेते थे, हमने 0% कर दिया। मगर इस बार जब रूस की बात आई तो उसने काटसा तो लगाया नहीं। वो काटसा किस मुंह से लगा था? क्योंकि यूरोप तो सबसे ज्यादा गैस और ऑयल जो रूस से खरीद रहा था। इसके बाद $7 बिलियन का इसका खुद का व्यापार है रूस से। तो जब ये बात हुई थी तो उस टाइम सप्लाई चेन सारी शिफ्ट हो गई थी, और बाइडेन ने भारत को बोला था कि आप रूस से ऑयल खरीदें क्योंकि आप एक सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी लाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है? भारत का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि भाई हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम वहां से तेल लेंगे जहां से हमको सबसे सस्ता मिलता है और जहां से आपको डिस्काउंटेड भी मिलता है, रूपी रूबल से भी मिलता है। तो ये समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि उसकी दादागिरी नहीं चलेगी भारत पे। मुझे लगता है आज की तारीख में अनुराग कि आज वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है कि एक ऐसा देश जो कि अभी प्रेशर में नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप के, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया है, किसी हद तक आप देखें यूरोपियन यूनियन है या इंडोनेशिया, वो प्रेशर में आए। भारत प्रेशर में नहीं आ रहा। भारत कह रहा है हाँ ठीक है, $46 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है जो अमेरिका का, उसको हम पूरा करने के लिए ऑयल आपसे ले लेंगे, हम सऊदी से, UAE से या इराक से कम कर लेंगे, मगर हम रूस से बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें डिस्काउंटेड रेट में भी दे रहा है प्लस रूपी रूबल में दे रहा है। हम वो करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। वो अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में करें। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं। ये अमेरिका को समझ आना चाहिए। भारत के रिलेशनशिप आज हर एक देश के साथ अच्छे हैं,
चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में हो, सारा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा था। आज आप लीडर हैं ग्लोबल साउथ के, वो सारा आपकी लीडरशिप की तरफ देख रहा है। और ये मुझे लगता है अनुराग जी, ये ब्रिक्स की जो 5 कंट्रीज हैं, 6 कंट्री, उसके ऊपर ही हुए प्रेशर डाले। आप ब्राजील पे 39% लगाया है, इन्होंने साउथ अफ्रीका पे भी बहुत ज्यादा लगाया है टैरिफ, इसके साथ चाइना के साथ भी, उसके बाद रशिया के साथ और इंडिया। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत चलेगी, बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत हो रही है। भारत इस बात को समझता है और ये अमेरिका को भी समझना चाहिए, ये दोनों के हित में है। क्वाड की मीटिंग है इस साल के एंड में भारत में, और क्वाड अगर आपने चीन को साउथ चाइना सीन में दबाना है तो क्वाड जरूरी है, इसलिए अमेरिका को ओवरऑल इंटरेस्ट समझना चाहिए। अनुराग ठीक है, मैं इस डिबेट को यहीं खत्म करूंगा। दीपक, आपको समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय हम ओवर जा चुके हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप शायद मोदी जी का जो चीन दौरा होने वाला है, SCO समिट होने वाली है, उसकी आलोचना करना चाहेंगे क्योंकि मोदी के चीन दौरे की आप आलोचना करते रहे। लेकिन भारत की ताकत दिखाई देगी और दिखाई दे रही पूरी दुनिया को। कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रही, उन्हें डिप्लोमेसी पढ़नी चाहिए, उन्हें राजनीति और कूटनीति की समझ हो, न केवल कहने के लिए होनी चाहिए बल्कि समझने के लिए भी होनी चाहिए।